बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान थनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन। और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करें और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल मौजूद होता है, लेकिन आज हमने थोड़ी सी तब्दीलियाँ की हैं और उसकी कुछ अहम वजूहत भी हैं। कल हमने देखा कि रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन क्या था, उसके अंदर क्या मामलात थे, कैसी चीज़ों को रिकवर किया गया है और क्या उसके अंदर आने वाले दिनों में मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर जराइम की जो शरह है, जो उसके अंदर मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है, उसकी क्या वजूहत हैं ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि जब साफ़ी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। ये सारे मामला भी डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में हमारे अपने रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर मौजूद होंगे। उसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं आबिद वासी, वो भी हमारे पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले वासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जवेद इकबाल भट्ट साहब मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं रावलपिंडी से, हम रिपोर्ट करते हैं और कल के वाक़े के हवाले से आपसे भी मज़ीद बातचीत करेंगे। आसिम रियाज साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर, आप हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और आप भी रावलपिंडी से रिपोर्टिंग करते हैं। और जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, भाई साहब आपकी इजाज़त से मैं इनकी तरफ जाऊँगा क्योंकि कल बहुत अहम कार्रवाई की गई रावलपिंडी के अंदर। हमने देखा चक्री और चौंतरा के अंदर रावलपिंडी पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर एक ग्रैंड ऑपरेशन देखने में आया। इस ऑपरेशन के हवाले से और रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से हमने पहले भी कई प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कशन की है। आसिम, आपकी तरफ बढ़ूँगा, बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन हुआ ये किस बुनियाद पे किया गया। हमने पिछले दिनों देखा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जो है, उन्होंने रावलपिंडी का दौरा किया था, कुछ चीज़ें उनकी मालूमात में भी लाई गई थी। ये उसी की कड़ी है या इसकी असल वजूहत क्या हैं? बिल्कुल कैसर भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आईजी पंजाब ने चंद रोज़ कबल जो है वो रावलपिंडी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर का जब दौरा किया तो वहाँ पर मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में वहाँ पर खुली कचहरी के अंदर आईजी साहब को ये कहा कि चक्री का इलाका और चौंतरे का इलाका जो है वो लियारी का मंजर पेश कर रहा है। इससे कबल भी पुलिस ने मुतअद्दिद जब सीपीओ रावलपिंडी आए थे तो आपको पता है कि एक बड़े पैमाने पर एक दो ऑपरेशन उन्होंने भी किए थे। एसपी सदर जो थे जुनैर अहमद चीमा साहब, उन्होंने बाकायदा फ्रंट से इन ऑपरेशंस को लीड किया था। उसके बाद आईजी पंजाब ने जब रावलपिंडी पुलिस यहाँ पे हेडक्वार्टर का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने ये देखा और उन्होंने स्पेशल आरपीओ रावलपिंडी नासिर महमूद सत्ती साहब को ये टास्क दिया कि इस जो ये इलाका है चौंतरे का और स्पेशल यहाँ पर जो निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर मलेशिया अफगान बाशिंदे बिठाए हुए हैं जो आए रोज़ एक तो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर आए रोग जो हैं वो उन लोगों को मारा भी जा रहा है और कई लोग जो है इससे कबल 302 के मुकदमात में जो उन लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। वहाँ पर बहुत सी लाशें भी लोगों ने उठाई हैं, जो मकामी लोग हैं उनकी जद्दी अराजियों पर कब्जे भी किए गए। लेकिन कल रात को हमने देखा कि एक बड़े पैमाने के ऊपर आरपीओ रावलपिंडी की और स्पेशली आईजी पंजाब की हिदायत के ऊपर आरपीओ रावलपिंडी ने जो है वो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो रावलपिंडी पुलिस ने वहाँ पर किया। पहला ऑपरेशन जो है वो थाना चौंतरा की हदूद में हुआ, जहाँ से 104 के करीब लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और दूसरा ऑपरेशन जो है वो 1 घंटे के बाद, वक्फे के बाद चक्री के इलाके में किया गया, जहां से 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़े हैवी पैमाने के ऊपर उनसे असला और एमुनेशन जो है वो बरामद की गई। और वीडियो हम लोग जब इस प्रोग्राम लोग हमारा देख रहे होंगे, इसमें वीडियो हम बाकायदा तौर पर दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों को उल्टा लिटा कर जो है वो गिरफ्तार किया गया और उन लोगों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया गया। ये वो मनाजर हैं जब सीपीओ रावलपिंडी ने चार्ज संभाला था। उस वक्त शुरू के दिनों में हमने इस तरह की चीज़ें देखी थी कि उन्होंने वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे, उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की थी। फिर हमने सीपीओ रावलपिंडी को जब इंटरव्यू किया था, हमने तब भी इस तरह के मामलात के हवाले से उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा था जी कि किसी भी किस्म की कोई रियायत इस तरह के लोगों के खिलाफ नहीं बरती जाएगी। तो उसके बाद हमने देखा कि सीपीओ रावलपिंडी की जो कारकर्दगी थी या जो उनका जो वो जितने एक्टिव शुरू में थे वो वैसे नज़र नहीं आए। चीज़ें फिर जो है वो ठंडी पड़ती गई और ये हमने माजी में भी ऐसे कई दफ़ा हालात देखे कि शुरू में तो जो भी ऑफिसर आता है वो बहुत एक्टिव होता है, शायद उनकी अपनी साख को उन्होंने बेहतर बनाना होता है, उसके बाद मामला ठंडे पड़ जाते हैं। तो सीपीओ रावलपिंडी की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? अब बिल्कुल कैसर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सीपीओ रावलपिंडी जब सीपीओ रावलपिंडी का उन्होंने चार्ज लिया तो उसके फ़ौरन बाद से उन्होंने ऐसी कार्रवाइयाँ की, स्पेशली चक्री के इलाके में, चौंतरा के इलाके में। यहाँ पर ऑपरेशन इससे कबल हम पहले भी कह चुके हैं कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती थी, जितने बड़े पैमाने पर सीपीओ रावलपिंडी ने वहाँ पर ऑपरेशन करवाए थे। लेकिन उसके बाद फिर वही बात है कि मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता गया और पुलिस जो है वो ऑपरेशन करती थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर हमें उसके बाद ऑपरेशन नज़र नहीं आए। वही जुनैर अहमद चीमा साहब ने जो 2 बड़े मेजर ऑपरेशन किए थे उस इलाके में, क्योंकि वो सीपीओ साहब की हिदायत थी, उसके बाद हमें उस तरह से नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही आईजी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद किया पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के अंदर। वहाँ पर साइलिन जो है वो उनको सुना गया और साइलिन ने वहाँ पर ये कहा
कि जी चक्री का इलाका और चौंतरे का इलाका जो है वो लियारी का मंजर पेश कर रहा है। तो फिर आईजी साहब ने स्पेशल टास्क दिया आरपीओ साहब को, और आरपीओ साहब ने एक बड़े पैमाने के ऊपर कल देखा, और कल जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें भी जो है वो किसी जगह पर सीपीओ साहब का जिक्र नहीं था। बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि आईजी साहब की हिदायत के ऊपर नासिर महमूद सती साहब आरपीओ साहब ने ये ऑपरेशन जो है इसकी निगरानी की है, और ये एसपी साहब हैं जो नबील साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की जावेद इकबाल भट्ट साहब के सीपीओ साहब का जिक्र कहीं नहीं था कल की कार्रवाई के अंदर। इतनी बड़ी कार्रवाई हो और सीपीओ साहब का अगर जिक्र ना हो तो कुछ तो जहन में आता है ना कि ये मामला है क्या। सीपीओ के ऊपर अदम एतमाद करके आईजी पंजाब जो हैं उन्होंने बराह रास्त ये अहकाम जारी किए, मतलब कि सीपीओ साहब की कारकर्दगी मुतासर को नहीं थी उनकी नज़र में। असल में देखा जाए तो शुरू में जो सीपीओ साहब आए, जब ये शहजाद नदीम बुखारी साहब, शुरू में तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को हमने देखा, एक्शन लिए। उसके बाद ये बिल्कुल जिस तरह ठंडे नहीं पाड़े जाते वो हालात हो वजूहात गए। जानना चाहूँगा ना वजूहात यही है कि सीपीओ साहब एक्टिव नज़र नहीं आ रहे रावलपिंडी ज़िले में। अभी क्राइम की ये सूरत हाल है पिंडी ज़िले में कि अगर 32 थाने हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे 450 से 500 वारदातें हो रही हैं, जिसमें डकैती भी है, कार चोरी भी है, पर्स स्नैचिंग भी है। पुलिस कहीं पे नज़र नहीं आ रही उस तरह। अब वजूहात क्या हैं? वो तो वजूहात बहुत यही है एक्टिव थे, कि सीपीओ बहुत चीज़ों को कह रहे थे कि हमने खुद उनसे इंटरव्यू किया, आप लोग उस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद थे। असल में उसकी चीज़ों को बहुत वजह क्या है? वजह ये है जो एलिजिबल लोग हैं, बेसिक देखें ना, कोई भी इलाका है उसका एसएचओ स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप सियासी बुनियादों पर या सिफारशी सतह पे एसएचओ तैनात करेंगे तो फिर काम तो नहीं कर पाएंगे। सीपीओ साहब मौजूदा जो चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो जितने भी एसएचओ लग रहे हैं, कुछ एसएचओ हैं जो क्राइम फाइटर समझ लें, बाकी सब नाहल किस्म के एसएचओज हैं। वो ज़ाहिर है अब जो एसएचओ ही सही नहीं होगा उसका अमला कैसे काम करेगा इलाके में। अब चौंतरे इन्होंने लास्ट दिनों में एक एसएचओ तैनात किए राणा जुल्फकार साहब, कल उनको इन्होंने डिसमिस कर दिया इसी वजह से जी कि उनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, हमने उनकी तैनाती के दौरान सीपीओ रावलपिंडी शहजाद नदीम बुखारी साहब की तैनाती के दौरान ये देखा कि बहुत ज़्यादा सजा का अमल जारी है महकमे के अंदर। बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इस मामले में। नहीं, जीरो टॉलरेंस अब ये तो नहीं है ना जी। कई केस हमने ऐसे देखे, कई एसएचओ इन्होंने मुअत्तल किए जिनका कसूर नहीं पाया गया, लेकिन वो क्या वजह थी कि पीछे सिफारिशें इतनी ज़्यादा हैं कि एक एसएचओ अगर 2-3 माह काम को समझता है, इलाके को समझता है, उसको हटा दिया जाता है क्योंकि सिफारिश आ जाती है सियासी बुनियादों पर कि भाई मेरा बंदा एसएचओ लगा दें। तो अब वही बात है, अगर आप सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ करेंगे या इलाके को, फिर उस तरह क्राइम तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पिंडी जो खास करके शहर है, रावलपिंडी शहर, इर्द गिर्द के इलाके छोड़ दें, साइड एरिया में, शहर में ये हालात हैं कि पता लगता है लियारी है। आबिद अब्बासी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपने सारी उम्र शराफत की है। और ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, जो मनाजिर आपके सामने हैं, जो क्राइम की शरह में इजाफा है, चाहे वो रावलपिंडी है चाहे वो इस्लामाबाद है, वो ऐसे मनाजिर हमने कभी पहले देखे नहीं। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। सीपीओ रावलपिंडी की कारकर्दगी वाले से बात हो रही है, कल जो ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो भी आपके सामने हैं। तो ये जो पॉलिटिकल कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस होता है सरकारी अफसरान पे और ख़ास तौर पे पुलिस के ऊपर, तो ये तैनातियों की बात हुई, एसएचओज़ जो लगाए जा रहे हैं वो सिफारशी लगाए जा रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उससे कारकर्दगी मुतासर हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया तनोली साहब। ये बदकिस्मती है हमारी ओवरऑल पूरे सिस्टम की कि जिसके अंदर आप सिफारिश की बुनियाद पर किसी नाअहल शख्स को तैनात कर देते हैं और फिर उसको ऐसी ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठा देते हैं जिसके नतीजे में अमन व अमान और फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो क्राइम को कंट्रोल करना शामिल होता है। मैं समझता हूँ कि जो पिंडी के अंदर सिर्फ यही नहीं, मैं 2-3 चीज़ें आपको बड़ी क्लियरिटी के साथ, एक तो ये है कि सीपीओ साहब जब यहाँ तैनात हुए तो इब्तदाई तौर पर जिस तरह आपने बताया हमने भी देखा, लेकिन उससे आगे बात नहीं बढ़ पाई। उससे ये अंदाज़ा ये हुआ कि जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा मैटर करता है। जब हम नए लोगों को आप एक्सपीरियंस तो करा रहे होते हैं, लेकिन उनका क्राइम के हवाले से कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से, जिससे हमें क्राइम की शरह मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई देती है। मैं माजी के जो सीपीओ थे यहीं पर रहे, बाद में आईजी इस्लामाबाद रहे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हसन यूनुस ने, और बिलाशुबा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह कंट्रोल किया फिर अंदाज़ा ये लगा कि पिंडी के अंदर क्राइम रेशो नीचे आ गया। अब वहाँ पर कार चोरी की वारदातें इस कदर बड़ी हैं। मैं अपनी एक बात बताऊँ कि इस लास्ट हफ्ते में मेरे घर के बाहर से जो है वो गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन ताहाल उसका कोई नहीं पता लगा। मुसलसल एफआईआर दर्ज कर ली होगी जी, एफआईआर दर्ज हो गई, वो तो ज़ाहिर है एक तरीक़ार ऐसा हो गया, लेकिन फर्दर को प्रोसीड नहीं हो सका। अब दूसरी इस बात के ऊपर देखिए, रावलपिंडी एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ मुसलसल बन रही हैं और बड़ी तादाद के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। उसमें 3-4 महकमा सिरे से काम नहीं करते। उसके अंदर से जो उनको एनओसी जारी करता है, जो महकमा, जो अथॉरिटी आरडीए, उसका काम है कि वो पुलिस के साथ मिलकर उसके अंदर शरीक रहता है। दूसरी बात जो खास कर जिसकी निशानदेही की है, उसके अंदर आप अगर सूरत हाल देखें
तो वो तमाम तर लोग वहाँ पर बैठा दिए जाते हैं जो क्रिमिनल होते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड, क्रिमिनल लोगों को ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर बैठाया जाता है और रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है, ताकि जिनके सामने इंसानियत शर्मा जाए, वो अगर किसी पर वार करते हैं, किसी पर फायर करते हैं, लोगों की ज़मीनें हथियाते हैं। एक पूरा का पूरा माफिया इस पिंडी के अतराफ़ में इस वक्त मौजूद है। और अगर CPO काम नहीं करेगा तो फिर RPO को इसी तरह काम करना पड़ेगा। और जिस तरह थानों के अंदर SHO की तैनाती हो रही है, उसके अंदर सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, सिफारिशों की आप बात कर रहे हैं, उससे इससे बढ़कर ये बात भी इंकशाफ जो अब इस वक्त चमक और बातचीत हो रही है कि उन लोगों को तैनात किया जाता है जो बाकायदा तौर पर मंथली गट्ठी करके पहुँचाते हैं ऊपर तक, और ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। दूसरी ख़ास बात मैं बताऊं कि पिंडी के अंदर इस अरसे के जो लास्ट ये टाइम रहा, इस दौरान अगर जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया किसी वाक़े को, किसी कत्ल के मुकदमे को, किसी माफिया के अगेंस्ट, और उनको कत्ल की धमकियाँ दी गई, अगर एप्लीकेशन किसी थाने में गई है तो उसको एंटरटेन भी नहीं किया गया। अब भाई साहब यहीं पर रुकिएगा, ये वो मामला है जिसके हम लोग बरह रास्त खुद विक्टिम हैं जी। और ये आसिम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अडियाला जेल की एक फुटेज, अडियाला जेल के अंदर या किसी भी जेल के अंदर कैसे मामला को चलाया जाता है, वहाँ पर कैसे सेटिंग की जाती है, सारे साफ़ी और आम लोग भी बहुत बेहतर समझते हैं। कहते हैं कि जेलों की जो दीवारें वो भी पैसे मांगती हैं, लेकिन वहाँ से चीज़ कोई बाहर निकाल के लानी सबसे मुश्किल टास्क ये होता है कि वहाँ पर जो चीज़ें अंदर हो रही हैं उसको किस तरह से बाहर लेके आया जा सके, क्योंकि मोबाइल आपको पता अलाउ नहीं होता। चाहे कैसे भी आप चले जाएं, आपको मोबाइल की इजाज़त नहीं होती। आप एक अच्छी तरीके से किसी मुलज़िम से मुलाकात तो कर सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउ नहीं करते। हमने महीना 2 महीना पहले वहाँ से अंदर की फुटेजेस निकलवाई, अडियाला जेल की मैं बात कर रहा हूँ, फुटेजेस निकलवाई जिसमें हमने देखा कि वहाँ पर जेल के अंदर जुआ खेला जा रहा है, वहाँ पर रिश्वत ली जा रही है और फुटेज के अंदर बाकायदा एविडेंस मौजूद है, और उसके साथ साथ वहाँ पर ड्रग्स का काम हो रहा है जेल के अंदर। उसको जब हमने रिपोर्ट किया तो यासिम रियाज को, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जेल से वो मुलजिम जो है जिसके हवाले से खबर थी, जिसके हवाले से तमाम तर एविडेंस थे, उसने सरकारी एहलकार के फ़ोन से फ़ोन किया और कहा जी कि मैं आपको देख लूँगा। आप देखिए कि इसी तरह के एक और वाक़या, एक और हमारे जो कोलीग हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया, और हमने जब उनसे कहा कि आप मुतल्लिका थाने में दरख्वास्त दें, दरख्वास्त गई, उसके बाद हमने पुलिस काम से रब्ता किया, लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं आया। एक और वाक़या हुआ जिस एक और माफिया ने एक मर्डर कर दिया, उसके ऊपर एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, उसको कत्ल की धमकियाँ आई। फिर एक और तीसरा वाक़या हुआ। हमने मुख्तलिफ औकात के अंदर, क्योंकि देखें जर्नलिस्ट का काम है हक़ाइक़ की बुनियाद पर ख़बर करना, और वो ख़बर कर रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि ये इशू हाईलाइट हो, जिसके नतीजे में जो अकाम बाला हैं वो नोटिस लें और इस इशू को एड्रेस होना चाहिए। लेकिन वहाँ एड्रेस होने के बजाय उस मामले को या तो दबाने के लिए कोशिश की जाती है, या फिर प्रेशराइज करके रिपोर्टर को या जो मीडिया पर्सन है उसको खौफ और दबाव में लाया जाता है ताकि वो आइंदा रिपोर्ट ही ना करे। और जब वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई देती है। इस तरह हाल ही ये रावलपिंडी के ऐसा हम अपने इसके जो है ना इसके अंदर अफसोसनाक बात है, ये तशवीशनाक बात है। ये हालात ऐसे हैं जिसमें हम किसी सूरत जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि चूँकि जो जेल का मैटर है, आपको पता है कि वो चूँकि IG जेल खाना जात उसको, यानी जो पूरी मिनिस्ट्री देखती है उसको, और लेकिन जहाँ पुलिस अगर किसी दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं कर रही होती, उस जर्नलिस्ट की दरख्वास्त को जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहा होगा, तो आम लोगों की क्या हालत होगी, फिर आप ये देख लें। मैं इसी तरफ आना चाहता कि साफ़ी तो हर तरफ से जो है वो मुश्किल में है, उसको मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको सियासी जो उसके ऊपर दबाव होता है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। किसी की अगर हक में कोई खबर लगा दे तो ये उसको ताना सुनना पड़ता है कि ये दूसरी जमात से इसको फ़ायदा हासिल हुआ है, इसको सपोर्ट मिली है। अगर उसी के अगेंस्ट चला जाता है तो कहते हैं नहीं इसके मामला किसी और तरफ चले गए हैं। आसिम रियाज, ये जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, इसको बेहतर बनाने के लिए हमने इससे पहले कई प्रोग्राम्स किए। बेहतर बनाने से मुराद के जानने के लिए, जांचने के लिए कि ये मामला कहाँ से बिगड़ रहे हैं, क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होगी है कि CPO की वजह से, मैंने पहले कहा कि एतमाद नहीं रहा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। क्या लगता है कि मज़ीद कुछ वो सर्वाइव कर पाएंगे कि जाने वाले हैं? कैसर भाई, हमारे पास जो इतलात हैं, हमारे जो मसनद ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि CPO साहब यहाँ से जो है वो जाना चाह रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे, उनको भिजवाया जा रहा है, वो खुद भी जाना चाह रहे हैं। हमें ये इतलात है कि वो खुद भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भिजवाने की भी तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो कल की प्रेस रिलीज़ है, जो डायरेक्ट जो है वो RPO ऑफिस ने जारी की, जिसमें किसी जगह पर भी CPO रावलपिंडी शहजाद नदीम बुखारी साहब का जिक्र नहीं है, जिससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर होती है कि RPO ऑफिस और CPO ऑफिस रावलपिंडी दोनों ही एक पेज के ऊपर नहीं है।
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कमांड के ऊपर भी, मैं समझता हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट। क्योंकि अगर आरपीओ रावलपिंडी साहब काम नहीं करेंगे या सीपीओ रावलपिंडी साहब काम नहीं करेंगे, वो एक जगह पर अगर कहीं पे ये हामी होंगे, कहीं पे वो हामी, तो फिर इदारे आमने सामने होंगे। फिर जो निचला तबका है वो कहाँ पे जाएगा? सवाल ये है कि जो निचला तबका है, जो एसएचओ साहिबान है और वो सिटी के अंदर जो एसएचओ हैं वो किसको देखेंगे? क्या वो सीपीओ साहब को देखेंगे या आरपीओ साहब को देखेंगे? जाहिर बात है उन्होंने आर्डर ओबे करने हैं, सीपीओ के भी करने हैं और आरपीओ के भी करने हैं। तो कल जो ऑपरेशन हुआ उसमें हमने यही चीज़ देखी। और साथ साथ में थोड़ी करेक्शन करता चलूँ कि 83 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए पहले ऑपरेशन में और 24 लोग जो हैं वो दूसरे ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए। और उसको जो है वो एसपी सदर साहब ने जो है वो लीड किया और जो ज़ेरे निगरानी रहा वो आरपीओ रावलपिंडी की रहा। हमारी तो इतलात ये थी कि सीपीओ साहब वहाँ पर मौजूद थे, सीपीओ साहब वहाँ पर नहीं थे। सर सीपीओ साहब हमें कहीं पे वहाँ पे नज़र नहीं आए। अगर सीपीओ साहब वहाँ पे मौजूद थे तो हमें किसी वीडियो में नज़र आते, किसी तस्वीर में नज़र आते। हमें सीपीओ साहब अभी तक जो तर्जमान रावलपिंडी पुलिस हैं, जो सीपीओ साहब के तर्जमान हैं, उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसी प्रेस रिलीज भी हमने नहीं देखी। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो प्रेस रिलीज जारी की है वो डायरेक्ट जो है वो आरपीओ ऑफिस से जारी, और उसमें तमाम जिक्र यह है कि आईजी पंजाब की स्पेशल हिदायत के ऊपर आरपीओ रावलपिंडी ने जो है वो नोटिस लेकर इस ऑपरेशन को जो है वो कामयाब करवाया और बड़े पैमाने के ऊपर ना सिर्फ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं बल्कि उन लोगों से जो है वो भारी मिकदार में जदीद असला जो है वो बरामद किया गया। जवेद इकबाल भट्ट साहब, ये हमने पहले भी इस तरह की करवाई है देखी, लेकिन अब ये बताएं कि आने वाले दिनों में ये मामला ऐसे आगे बढ़ता रहेगा? अगर सीपीओ साहब आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर चेंज हो जाते हैं तो ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनको पहले भी गिरफ्तार किया गया था, इनके खिलाफ दर्ज बात है कोई दहशतगर्दी के मुकदमा तो दर्ज होते नहीं है। असला इनके पास जो है वो लाइसेंस याफ्ता होता है, लाइसेंस ये लोग बनवा लेते हैं, पैसे इनके पास होते हैं और जमानतों पे रिहा भी हो जाते हैं और फिर ये वही जाके काम करते हैं। इनके ऊपर मौसर चेक रखने के लिए पुलिस के पास आने वाले दिनों में कोई हिकमत अमली है? पुलिस के जो ज़राए हैं, पुलिस के अफसरान हैं, जो क्या कहते हैं इस हवाले से? सर बेसिक चीज़ यही है कि असल में देखें ना, बंदे गिरफ्तार हो गए, या तो इनको मुकम्मल गुनाहगार किया जाए तफ्तीशी की तफ्तीश में, वो होता नहीं है। माजी में हमने देखा इस तरह ऑपरेशन हुए, सोसाइटी के मालकान को पकड़ा गया, उन पे कत्ल के मुकदमे हुए, फिर तफ्तीशी ने उनको क्लियर कर दिया। अब बेसिक चीज़ वही है कि कमांड जो है ना, ज़ाहिर सीपीओ कमांड करता है एक ज़िले को, एक शहर को। सीपीओ की कमांड हमें नज़र नहीं आई अब तक पिंडी ज़िले में, ख़ास करके जो रावलपिंडी का शहर है ख़ास करके। इवन के पिछले माह की बात करें हम अगर, तो हम देखें स्पेशल ब्रांच ने एक एसएचओ की रिपोर्ट बनाई जिसमें वाज़े तौर पे ये निशानियां मिली कि एसएचओ थाने का मंथली ले रहा है, इलाके में जुआ हो रहा है, और वो मंथली बराह रास्त उसका काफ़ी हिस्सा एएसपी को जा रहा है, एसपी को जा रहा है। अब बात ये, जहाँ एएसपी और एसपी मुलव्वस पाए जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ गरीबों को इंसाफ मिलेगा या क्राइम या जराइम कैसे खात्मा होगा? आवेद भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की। हमारा मसला पता है कि हम लोग एसएचओ लेवल तक तो या आईओ तक तो हम लोग चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश भी कर देते हैं, उनके खिलाफ एविडेंस भी आ जाते हैं और वो जारी बात है महकमे के अंदर मार धाड़ वो करते हैं, ये मामलात हैं, पुलिस के अंदर चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि किसी सीएसपी अफसर के पास, पीएसपी अफसर के पास से उसके खिलाफ ऐसी कोई बातचीत की गई हो या उसको बराह रास्त सज़ा मिली हो, क्योंकि मुलव्वस तो वो भी होते हैं, उनके मुलव्वस हुए बगैर मामलात हो नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि अगर जो सीएसपी अफसर है वो अगर मुलव्वस न हो तो मैं नहीं समझता कि एसएचओ की जरूरत है कि वो कुछ कर। और मैं ये भी नहीं कहता कि एसएचओ अनेस्ट हो। एसएचओ प्रोफेशनल ड्यूटी अगर कर रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है कि उसके एरिए में जराइम कंट्रोल ना हो। कई एक लोगों को सजाएं हुई, आप समझ सकते कह सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं जिनके खिलाफ बहुत बड़ा केस बना हो, बहुत बड़े केसेस सामने आए हों। अदरवाइज मैंने सिर्फ इतना जरूर देखा, मेरी रिकॉर्ड में भाई साहब कोई एक ऐसा पीएसपी अफसर नहीं आता जिसको डिसमिस किया हो, जिसको सस्पेंड किया जाता है, ओएसडी बना दिया जाता है। लेकिन देखें इमीडिएट उनका बात फर्ज करें, एक सीएसपी अफसर है, उसके ऊपर भी सीएसपी अफसर बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी सीएसपी अफसर बैठा है, पूरी चेन ऐसी है। वो कैसे ऐसा कर पाएगा कि वो अपने ही सीएसपी अफसर को, ये बदकिस्मती हमारे सिस्टम की। मैं आपको बताऊं कि जितने फेवर होती है वो एक चेन के जरिए की जाती है। अगर चेक रखे ऊपर वाला अफसर नीचे वाले पे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जराइम कंट्रोल ना हो, आपकी चीज़ें दुरुस्त ना हो, आपका सिस्टम तरीके से काम ना करे। दुनिया भर के अंदर सिस्टम काम करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ, आप देखें सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए, बाकी छोड़ें आप जो जितनी बाइक मिडिल ईस्ट, वहाँ पर सिविल सिस्टम जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। आप वहाँ पे वायलेशन कर, क्राइम छोड़ें, आप वायलेशन करके देख लें,
आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर किस तरह आपके पास जो है वो पुलिस पहुँच जाती है और उसके आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जितना मर्जी जिसके पास बड़ा वो क्राइम करे, उसके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, उसके पास ओहदा और सिफारिश होनी चाहिए, वो सब धुल जाते हैं इस मामले में। और जहाँ तक हमारी इस पुलिस, चूँकि हम पुलिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, साथ आप अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मामला इसी तरह का है। इसके साथ मैं लिंक करता हूँ, लेकिन प्रोग्राम में नाज़रीन हुआ जाता है कि वक्फे का टाइम और ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम तो आपको पता है कि ठंड है। हमारे ये जो इर्द गिर्द के मनाज़र आप लोग देख रहे हैं, बारिश लगी हुई है और लेकिन हमारी बातचीत जो है वो गर्मा गर्म जारी है। भाई साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है या आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। बिलाशुबा आप देखें ना, हमारे यहाँ जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं, डीएमजी ग्रुप के पास होते हैं। और फिर जो हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक डीएमजी ग्रुप की जो प्रमोशन है वो लास्ट एंड 22 तक जाती है और उसमें आलमोस्ट सारे लोग उसको टच कर जाते हैं, बीच में कोई निकल जाता है, अगर नीचे तो अलग बात है। लेकिन इख्तियार भी देखो, पुलिस भी उसको जवाब दे है और अगर सीपीओ है वो डीसी को जवाब दे है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो उस लिहाज से उसका बड़ा किरदार रहता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि चूँकि सारे जिस तरीके से आते हैं या एक दूसरे को जो सिस्टम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं उसको दूर करने के बजाय वो एक दूसरे का सपोर्टिव हो जाते हैं, किसी को फेवर करने लग पड़ते हैं और उसके बायस फिर हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी के पास किसी नौयत के भी इख्तियारात हों, वो बहुत ताकतवर होते हैं और वो तो जो ताकतवर जो भी तबका है वो एक दूसरे को बहुत मनज़्ज़म तरीके से सपोर्ट करता है। जिस तरह हम ये देखते हैं कि जो क्रिमिनल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह एक दूसरे का मफाद जिन लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इस तरह जो ताकतवर तबका है वो एक दूसरे को बहुत मनज़्ज़म तरीके से सपोर्ट करता है। आप बहुत कम देखेंगे किसी भी इंक्वायरी में, बावजूद इसके कि ख़राबी नज़र आ रही होती है, उसके ज़िम्मेदारों का तयन करना ज़रूरी होता है, लेकिन किसी भी इंक्वायरी के अंदर बड़ी मुश्किल के साथ आपको कोई नामज़द करते हुए दिखाई देते हैं। जब तक कि आप बाहर से कोई कमीशन नहीं बनाते तब तक उन जिम्मेदारों को किसी वाक़े, लेकिन देखें कमीशन अगर बनता भी है तो तहकीकात तो वही लोग करते हैं ना, उन्हीं के है, लेकिन बाज़ों का देखें ना, आप फ़र्ज़ करें एक ये आपको रिसेंट जो वाक़या हुआ ख़ासकर जिसमें हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया और यहाँ पर मरी का वाक़या था लास्ट सीज़न में, आपको याद है, और उसके अंदर कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो अगर कोर्ट एक्शन ना लेती तो शायद वो वैसा ही हो जाए। लेकिन जिस तादाद के अंदर लोग वहाँ पर डेथ हुई थी, अगर वो ना होती तो वो भी दब जाता, लेकिन वो सारे लोग कोर्ट से ही बेकसूर साबित हो गए। लेकिन वो देखो ना, इंक्वायरी ऐसी हो गई कि एक ने दूसरे पर जिम्मेदार कर दिया, फलां की फलां हो गई, फलां का फलां हो गया। जब आप जिम्मेदारों का तयन नहीं करेंगे तो सिस्टम के अंदर ये खराबी रहेगी, ताकतवर तबका इख्तियारात की सूरत में एक दूसरे को सपोर्ट करता रहेगा, फेवर करता रहेगा और कोई बंदा ये नहीं कहता कि जनाब इसने गलत किया तो इसको सज़ा होनी चाहिए। और फिर ये भी नहीं रहा। मैं आपको एक बताऊँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक वाक़या रूनमा हुआ था, उस पर पुलिस के जो अफसरान थे उनको ज़िम्मेदार करार देते हुए ये आर्डर पास किया था कि इनको ऐसी फील्ड पुलिस फील्ड पोस्ट पर तैनात ना किया जाए कि जहाँ पर ये ज़िम्मेदारी जो है ना वो अदा ना कर पाएँ। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो फिर से उनकी तैनाती हो गई। लेकिन बदकिस्मती सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो गलत है उसको सजा देने की जरूरत है। हमें माफियां देने का जो तरीकाकार है ना, वो भी अपनी मर्जी के लोगों को। आबिद भाई साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसे अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, ऐसे अफसरान मौजूद हैं। मैं अब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ आऊँ, कासिम रियाज, कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर भी मामलात कुछ इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। हमने देखा कि जब हुकूमत तब्दील हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो थी उन्होंने यहाँ पर PDM ने हुकूमत बनाई और उसके बाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इंतज़ामी अफसरान भी तब्दील हुए
और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का भी तबादला हुआ। एहसन यूनुस साहब जो कि CP रावलपिंडी थे, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर IG लगाया गया। जिससे हुकूमत बदली तो नासिर अकबर साहब IG इस्लामाबाद तैनात हो गए। उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब थे, उनका तबादला हुआ और इरफान नवाज मेमन साहब आ गए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर भी पिछले 7-8 माह में या पिछले हम लोग साल 1.5 साल का अरसा देख लें उठा के, क्राइम की जो शरह है उसके अंदर 300 गुना इजाफा हुआ है। लेकिन इंतजामी और पुलिस के अफसरान इसको मानने को तैयार नहीं, कहते हैं सब अच्छा है। कैसर भाई बिल्कुल ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। हमने देखा और हमने एहसन यूनुस साहब का भी दौर देखा, हमने हमजा शफकात का भी दौर देखा, और दोनों अफसरान की अगर बात की जाए DC साहब की भी और IG साहब की भी, साबका IG साहब की, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वो फील्ड में मौजूद रहते थे और स्पेशली अपने नौजवानों को बैकअप करने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते थे, चाहे रात को 1 है चाहे 2 है, टाइम फ्रेम कोई नहीं था एहसन यूनुस साहब के पास। किसी भी वक्त अगर खुदा ना खास्ता कोई शहर के अंदर कोई हादसा और रुनुमा होता तो वो फौरी तौर पे खुद रिस्पॉन्ड करते थे, खुद फील्ड में पहुंचते थे, और उनकी जितनी टीम थी उनके नीचे काम करने वाली वो सारे उनके साथ होते थे। IG साहब अकबर नासिर साहब जब से आए हैं हमने उनको फील्ड में देखा, लेकिन 1-2 मरतबा देखा, हमने उस तरह से उनको नहीं देखा। और दूसरी आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि जो क्राइम की शरह, जो जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा, हम I9 सेक्टर की अगर बात कर लें, I10 सेक्टर की बात कर लें, लास्ट वहाँ पर दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या, चलो एक पुलिस के एहलकार ने अपनी जान पर खेलकर जो है वो शहर इक़्तिदार को एक बड़े हादसे से बचाया, बड़ा अच्छा उनका ये इक़दाम था, उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम यह था कि उस पुलिस एहलकार की मैयत के ऊपर उसके गांव में कोई भी हमें सरकारी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर नज़र नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि IG साहब के ऊपर और उनकी जो दीगर काबीना है उनके ऊपर, उनको चाहिए था कि वो उनके हौसले के लिए, उनके लवाकिन के वहाँ पर मौजूद होते। दूसरी आपने बात की जराइम की शरह में, बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि अगर रावलपिंडी की हम बात कर रहे हैं कि रावलपिंडी में जराइम जो है वो अगर बढ़े हैं तो उससे 2 गुना ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ये बात झूठ नहीं होगी। इस्लामाबाद के अंदर लोग जो है वो बाहर निकलने से डरते हैं, किसी वक्त कहीं पर भी जो है वो उनको लूटा जा सकता है, आप गैर महफूज हैं। बिल्कुल शहरी जो है वो इस्लामाबाद के अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। दूसरी तरफ आपने बात की DC साहब की, तो DC साहब भी हमें जो है वो उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आए जिस तरह से हमने हमजा शफकात को देखा था कि वो खुद पहुँच जाते थे हर जगह के ऊपर। आज अगर हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस काबिल थे कि वो हर जगह पे हमें नज़र आते थे और एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को वो समझते थे। इरफान नवाज मेमन साहब के साथ आपने 1-2 इंटरव्यू भी किए, आपने उनको प्रोग्राम में भी बुलाया और उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ हर वक्त जो है वो किसी भी जगह पर खुद पहुँचने के लिए। लेकिन रिसेंटली आपको पता है कि हमने मार्केट कमेटी का दौरा किया मंडी का, तो वहाँ पर जो हालात हैं, जो इंस्पेक्टर साहिबान हैं वहाँ के, उनकी सूरत हाल आपने देखी है, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि क्या DC साहब को नहीं पता कि शहर के अंदर क्या हो रहा है? सवाल आके यहाँ पे रुकता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता? अभी इसमें खबर है, देखें हमने कल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी देखा कि डायरेक्टर DMA जो थे उनको उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए लिखा और उनके करप्शन के हवाले से, क्योंकि DC इस्लामाबाद जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उन्होंने FIA को लिखा कि इनकी करप्शन के मामलात हैं, आप इसकी तहकीकात करें। उनको ओहदे से उन्होंने हटा दिया, लेकिन वो हाई कोर्ट चले गए अपने दिफा में और हाई कोर्ट ने कल उनको उनकी पोजीशन पे बहाल कर दिया है। मतलब कहने का कि ये मामलात आप अपनी मर्जी से चलाने के लिए, या जो आपकी नहीं सुनता, या जो आपके अगर कोई गलत अहकाम है उसको मानने को तैयार नहीं होता, तो आप उसके खिलाफ इंक्वायरियाँ अगर चलाएंगे तो मामलात शहर के बेहतर तो नहीं होंगे। बिल्कुल कैसर भाई ऐसा ही है ना। देखें, जिसके खिलाफ भी इंक्वायरी होगी या जिसको भी सीट से हटाएंगे वो अगर अदालतों का रुख कर लेगा, और अगर हमारी अदालतें उसको अपने दिफा का हक तो हर किसी को हासिल है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए अगर करप्ट इंसान जो है, करप्ट इंसान ही अगर भाग भाग के बार बार उसी सीट के ऊपर बैठेगा, बात तो यह है कि वो सीट को छोड़ना क्यों नहीं चाहता। आखिर उस सीट के साथ ऐसी क्या वजूहत है कि वो उस सीट पर किसी के ऊपर कोई वैसे इल्ज़ाम लगा दे और उसके बाद उसका कोई सबूत ना हो और उसको डिसीट कर दिया जाए, तो उसको अपने दिफा का हक तो कैसर भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी को हटाती है या DC साहब किसी को हटाते हैं, तो जाहिर बात है उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस होगा तो वो उसको सीट से हटाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि अगर पसंद नापसंद पे भी तो फैसले होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानता या आप मेरी बात नहीं मानते तो मेरी तो प्रायोरिटीज़ में आप शामिल नहीं होंगे, फिर मैं आपकी जगह किसी ऐसे बंदे को लगाऊंगा जो मेरी बात मानेगा और मेरे मामलात को ठीक तरीके से चलाएगा। तो कैसर भाई देखें ना, ये तो हमारा अलमिया है कि इसमें ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पसंद और ज़ाती नापसंद ये बिल्कुल है। आप देख लें कि किसी भी जगह के अंदर आप उसी शख्स को तैनात करेंगे जो आपका ताबे होगा।
अगर आप उसको तैनात करेंगे जो आपकी बात नहीं सुनता, तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो जब सब अच्छे की रिपोर्ट किस लिए जाती है? सब अच्छे की रिपोर्ट ही इसीलिए जाती है कि आप अपने मनपसंद बंदों को अपनी ऐसी जगहों के ऊपर तैनात करते हैं जिन्होंने अब इस्लामाबाद पुलिस की बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस का सोशल मीडिया उसके ऊपर सब अच्छे की रिपोर्ट जा रही है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। जावेद इकबाल भट्ट साहब, हमने पिछली दौर हुकूमत में देखा था कि इस्लामाबाद के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब थे, उन्होंने तमाम तर नाकाजात ख़त्म कर दिए थे और उसके ऊपर मुझे ज़ाती तौर पर खुद भी एतराज़ था। मैंने कहा जी कि जो रावलपिंडी से या क्योंकि I-10 और I-8 से वारदात करना बहुत आसान होता है, जिसने वारदात की वो बासानी वो निकल गया। जो क्रिमिनल होता है वो तमाम तर अपनी रैकी करके अपनी प्लानिंग करके आते हैं और उनको सारी चीज़ों की समझ होती है, वो सारे मामलात को सामने रख के आते हैं, तो उनको पता होता है कि हमने एग्ज़िट कहाँ से करना है। अगर नाके होते तो उससे बचत हो जाती थी, लेकिन वो मेरा एतराज़ था। हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हुए या जो सूरत चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद के अंदर नाकाजात तमाम बहाल कर दिए हैं, तो इससे कितना को फ़ायदा हो रहा है? अभी देखा जाए तो वो कुछ दिन ही हुआ था। मसलन एक जुम्मे को ये वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके अगले जुम्मे हमने देखे नाके लगे हुए थे। अब इस जुम्मे को देखे हमने कोई नाका नहीं था। मसलन पिंडी और इस्लामाबाद के जो ऐसे इलाके हैं, ख़ास करके I-10, I-9, I-8 का ऐसा इलाका है जो कि चूँकि IGP रोड है, सामने पिंडी है, इधर इस्लामाबाद है, वहाँ बासानी चोर है, डकैत है, वो बासानी फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। अभी नाके ख़त्म हो गए हैं, अभी वो कुछ दिन थे नाके, अभी कोई नाकाजात नहीं लगे हैं। मतलब ख़ास करके ये जो बाउंड्री है पिंडी इस्लामाबाद की, नहीं, शहर के अंदर तो नाकाजात बहाल कर शहर दिए। के अंदर है ना, बेसिक इंटरेस्ट है। अब पिछले दिनों हमने देखा, लास्ट वीक IG इस्लामाबाद उन्होंने स्पेशल मीटिंग की, पिंडी RPO ऑफिस गए, RPO के साथ उन्होंने मीटिंग करने का मकसद यही था कि दोनों शहरों को महफूज कैसे बनाया जाए या दोनों शहरों में जो क्राइम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो हमें उस तरह कोई नज़र नहीं आया अभी तक। मतलब क्राइम वो है कि जो रोज़ाना हो रहा है। उस मीटिंग के बाद आप देखें कि परसों का वाक़या है, पीर वदाई में ये वाक़या हुआ कि एक डाकू थे, उन्होंने एक ताजर को लूटने की कोशिश की, वहाँ पे मज़ामत हुई, एक ताजर ज़ख्मी हुआ, वहाँ से वो भाग के इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए। मतलब वो बेसिक चीज़ वही है, कमांड हमें नज़र नहीं आ रही दोनों शहरों में। मतलब अगर IG इस्लामाबाद की बात की जाए तो उस तरह वो एक्टिव नज़र नहीं आते हमें किसी जगह पे, इस तरह पिंडी की बात की जाए तो CPO एक्टिव नज़र नहीं आते। वो तो कहते हैं कि बहुत एक्टिव है, नासिर साहब के हवाले से तो इतलात सर वो आती है कि सोशल वो मीडिया की हद तक सिर्फ बहुत उनका जो एक्टिव है। वही आबिद बात भाई साहब, है। ये स्ट्रेटजी का फुकदान है कि फिर वही बात है कि ज़ाती पसंद और नापसंद की वजह से चीज़ें बिगाड़ की तरफ जाती हैं, उसमें बेहतरी नहीं आती, सिस्टम ठीक नहीं हो पाता। तो इस सिस्टम को ठीक करने की हमें मज़ीद कोई एक सदी चाहिए। तनोली साहब, ज़ाहिर है जब इंटरेस्ट किसी नोयत का भी हो ना, तो आपके अंदर या तो बिगाड़ पैदा होता है तो या आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट ये पैदा हो जाए कि मैंने दुरुस्त करना है, तो फिर चीज़ें दुरुस्त हो जाती। थोड़ी देर पहले आपने बात की कि उस CDA DMA की, आप देखिए कि अगर DC साहब के पास इख्तियार है और DC साहब को बेहतर करना चाहते हैं तो उनको चांस मिलना चाहिए कि वो बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन जहाँ तक कि एक ही सीट के साथ किसी का इंटरेस्ट हो बसता हो ना, तो वो वैसे शकूक पैदा कर देता है कि एक जो है एक अफसर बात, लेकिन एक शख्स पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगा के उसको सीट से हटा दें। लेकिन उसको भी अब इस बात का हक हासिल है कि दफ़ा में सारी चीज़ें पेश करे। बहरहाल वो मामला हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया और 28 फरवरी तक ये मामला जाएगा, देखें आगे क्या होता है। लेकिन एक शहर की बात है और चूंकि उससे डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करता है, ये भी देखें आप, और डायरेक्टली जी हाँ, और डायरेक्टली जो है रेवेन्यू काफ़ी जनरेट करता है, जहाँ पे हिसाब किताब कम ही होता है। बहरहाल दूसरी बात ये है कि चूँकि जुड़वां शहर है और जुड़वां शहर में आप देखें कि जो सूरत हाल है, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि आप अगले 2 मिनट में इस्लामाबाद होते हैं और साथ ही आप क्रॉस करके जो है रोड पिंडी में जाते हैं। मुझे इस बात से वाक़या याद आ गया, पिछले दिनों हमारे एक कार गाड़ी चोरी हो गई, तो जब वो रिपोर्ट हो गई, FIR हो गई, तो पुलिस को जब कहा गया तो पिंडी पुलिस कहने लगी कि हमारी हदूद जो है ना इससे आगे नहीं है, ये 26 नंबर से आगे, तो या तो आप दवा करें या पठानों से रब्ता करें। तो अब मुझे बताएं कि नोयत इस तरह की आ गई है, बंदा जाए तो जाए कहाँ, किस तरह हुआ। लेकिन इस्लामाबाद चूँकि इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल कैपिटल है, यहाँ हर तरह की हसासियत है, यहाँ हर तरह की नोयत की चीज़ें उसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन आप जैसे ही GT रोड पर चढ़ते हैं, ये देखें ना, यहाँ से चंद किलोमीटर पर GT रोड, और उसके बाद आगे पंजाब स्टार्ट हो जाता है, फिर मुड़ के आपका इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से इसमें हिकमत अमली की बहुत ज़रूरत है। उस सारे एरिया में जमात इस वक्त सही कहती है कि 26 किलोमीटर, देखिए मैं कहती हूँ वो तो बहुत दुरुस्त कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो तो ज़रा एक पॉलिटिकल बात, यहाँ अगर पॉलिटिकल बात भी हो जाए अच्छी बात है। इस लिहाज से कि पाकिस्तान का हर एक शहरी ये चाहता है कि उसको
रोटी मिलनी चाहिए, सस्ता आटा मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, गैस की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, पेट्रोल चलो जो एक इंटरनेशनली एक मामला ऐसा है। आपने पॉलिटिकल बात की, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपसे चाहूँगा कि इसके ऊपर आप बात जरूर करने का एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त जो है वक्फे का वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर। और भाई साहब, आपने जिक्र किया था कि कुछ सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से बातचीत होनी चाहिए। कल हमें इसी मामलात के ऊपर देखा कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर एक सिक्योरिटी के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि हम लोग मज़ीद टेंशन जो है वो नहीं ले सकते और मज़ीद जो सिक्योरिटी के जो खदशात इस वक्त हमें लाक हैं, हमें उससे बचना चाहिए और हमें हिकमत अमली अपनानी चाहिए और बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो विफाक का सब्जेक्ट है, विफाक को करनी चाहिए। इस वक्त सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो आपके सामने। बिलाशुबा देखिए, ये वफाक की जिम्मेदारी भी है, सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी भी है, अब की सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे मुल्क के अंदर हैं वो सिक्योरिटी इदारे करते हैं। और इस अरसे के अंदर जिस तरह की ख़बरें ख़ासकर हमें KP की साइड से आ रही हैं और जो पुरशद्दत वाक़यात ख़ास जो सामने आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमें जो है ये एलिमेंट सामने आया है कि जिसमें जिस तरह वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, तो अगर जो लोग कबल देखा कि बहराल फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे TTP लीडरशिप को उन्होंने धमकाया भी, डराया भी। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि ना अब फिर से अगर शोरश बर्पा होने की तरफ जाएगी तो ये हमारे लिए किसी सूरत ना काबिल कबूल है, ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस लिहाज से सिक्योरिटी इदारों ने इस पर मिलकर काम करना होता है, वफाक ने करना होता है। दूसरी बात इसमें देखिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस कंसेंसस की तरफ आना पड़ेगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सियासत है, हम इलेक्शन में जाएंगे, हम तब ही अवाम की खिदमत कर सकते हैं। हर एक पार्टी का एक मैनिफेस्टो है जिसके मुताबिक वो चाहती है कि मैं इक़्तिदार में अगर आती हूँ तो पब्लिक को डिलीवर करूँगी। करती है नहीं करती ये अलग बात है, उस पर सवाल निशान होता है, ये अलग बात। लेकिन उसने यही होता है जी, मंशूर ये। दूसरी बात ये है कि इस चूँकि इस्लामाबाद जहाँ हम बैठे हैं आज, तो यहाँ पर मौसम सर्द है, लेकिन जो पॉलिटिकली दर्जा हरारत है वो हमेशा अप रहा और आजकल तो वैसे ही पंजाब में भी आज भी जी हाँ, आज पंजाब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आज ये है इस लिहाज से कि आज 11 जनवरी के बाद से फिर कोर्ट में चला जाना है। आज अगर फैसला नहीं होता किसी नोयत का भी जो पॉलिटिकल तौर पर फैसला होना है वहाँ अतमाद के वोट के हवाले से, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपना एक स्टांस है वो उस पर कायम है। फिर मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, सियासी जो बुरहान है वो मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी इस लिहाज से एक फ़ैसला साजी की तरफ जाना चाहिए और जिस तरह इंटरनेशनली तौर पर हालिया जो कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर से आपको सपोर्ट मिली 2 दिन पहले जो मुख्तलिफ ऐलानात मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से हुए, बहुत हौसला अफजा है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि क्योंकि पहले जो एस्टिमेट था, जो सैलाब मुतासरीन थे, जो सैलाब से तबाहकारियों पाकिस्तान के अंदर हुई, पहले ये बताया गया कि तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद का हमारा नुकसान हुआ। फिर एक हफ्ता पहले ये इतला मिली कि तकरीबन 16 अरब से ज़ायद का नुकसान हमारा हो चुका है। जो हमारा तखमीना था वो तकरीबन 16 अरब डॉलर से ज़्यादा का लगाया गया है। तो जनेवा में जाने से पहले तक 16 अरब डॉलर का तखमीना लग चुका था और कल हमने देखा कि तकरीबन 11 अरब डॉलर तक की ऐलानात हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ हमें इस वक्त ज़रूरत है, हमारी मैशियत सबसे बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त इशू जो है वो मैशियत है, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी इशूज़ हैं। बाकी चूँकि अगर माशी एतबार से आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो किसी लिहाज से आपको दबाव में नहीं ला सकती। दूसरा, आपके लिए सिक्योरिटी मजबूत करना कोई इशू नहीं रहेगा, आपको महंगाई कंट्रोल करना कोई इशू नहीं रहेगा, जो सियासी तौर पर आप इस्तेकाम की तरफ आपका जाना कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन मसला सिर्फ आपका पहला और बुनियादी मसला इस वक्त माशी एतबार से आपकी मजबूती है। फिर आप देखें इस वक्त अगर माशी एतबार से आप मजबूत नहीं होगे तो आपकी GDP ग्रोथ नीचे आ जाएगी। अब 2.5 पे जो है वो कहा जा रहा है कि शायद वहाँ तक चली जाए, एक नुकसान की तरफ। भाई 2-4 दिन में हमने बहुत अच्छी सूरत हाल देखी है। सऊदी अरब ने आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है
मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने ऐलान किया। उसके साथ साथ कल आपको पता है कि हमारी वफाकी कबीना और प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई के दौरे पर जी हैं, उधर से भी उनको कुछ माली मदद मिलने की उम्मीद है। तो इस वक्त बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत के जो टारगेट्स थे वो उसकी तरफ जा रहे हैं और उनको वो जो ब्रीदिंग है वो बहुत ठीक हो जाएगी और हम बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारा अगर 16-17 अरब डॉलर के करीब ये सारा पहुंच जाता है मामला बिलियन डॉलर में, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस लिहाज से जो खदशात का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि शायद डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन पॉसिबल इस लिहाज से नहीं है कि कंट्री लेवल पे जो डिस्कशन होती है, आपकी बहुत सारे ममालिक के साथ जो दोस्ती है, जो ताल्लुक़ है, आप उस बुनियाद पर चीज़ें कर रहे होते हैं जो बाद में पब्लिक के सामने आती हैं। तो ये एक हौसला अफजा बात है और उसके नतीजे में जो इस वक्त बुरान जो पैदा होने का खदशा था उससे आप निकल जाएंगे, मुल्क निकल जाएगा, सर्वाइव बहुत ठीक तरीके से होगा। लेकिन अगले के लिए आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ रेमिटेंसेस हैं वो भरपूर अंदाज से नहीं आएंगे, तो फिर ये हमारे इर्द-गिर्द आपको पता है कि कौन लोग ज़्यादा घूमते हैं। सऊदी अरेबिया हमारी मदद करता है, यूएई हमारी मदद करता है, चाइना हमारी मदद करता है। चाइना ने भी हमारे साथ बरास्त शाकदारी बढ़ाने में ऐलान किया कल ही के रादारी आपकी अगर इक़्तिसादी रादारी बहुत बेहतर हो जाए तो आपका अगले 10 सालों के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट होगा आपके लिए। आसिम रियाज साहब, हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ। वो मार्च कर रहे थे, आज़ादी मार्च था उनका, और उसके बाद पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बहुत दिनों तक ये मामला चलता रहा। फिर हमने देखा कि जो जीआईटी बनाएगी वो सीपीओ जो थे लाहौर के, उनकी सरबराही में उसने खान साहब ने 2-4 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि तमाम तर चीज़ें इस जीआईटी ने साबित कर दी हैं कि मामलात बड़े वाज़ेह हो गए हैं कि 1 से ज़्यादा लोग इस हमले के अंदर मुलव्वस थे। कल खबर निकली और एक इख्तलाफी नोट के साथ जो जीआईटी के मेंबरान थे उनकी एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसके अंदर उनके सिग्नेचर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि किसी जगह ये बात साबित नहीं हुई कि 1 से ज़ायद लोग इस हमले के अंदर मुलव्वस थे और 4 लोगों ने इख्तलाफी नोट लिखा। आप लोग क्राइम को ज़ाहिर बात है कवर करते हैं, सारे मामलात को बेहतर समझते हैं, पुलिस और आला अफसरान के साथ आपका रब्ता होता है। ये सारी सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है और जीआईटी के जो मामलात हैं, पहली मुतनाज़ा थी, वफाकी हुकूमत इसको मानने को तैयार ही नहीं थी कि एक मुतनाज़ा शख्स इस का सरबराह है, तो इस मामले को कहाँ पर देखते हैं? कैसर भाई, बात यह है कि अगर बात की जाए इस सारे मामले की, तो बीइंग अ रिपोर्टर मैं ये बात समझता हूँ कि ये जो जीआईटी बनी है ये किसकी गवर्नमेंट ने बनाई है? ये बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने, और इसमें तारिक महबूब साहब जो इस वक्त एसपी पोठवार का जिनके पास चार्ज है, वो एसपी सदर भी हैं और एसपी सीए भी हैं, और एसपी सीए भी हैं और एसपी पोठवार का भी उनके पास चार्ज है, वो भी उस जीआईटी का हिस्सा है, ठीक है। और अगर अपनी ही बनाई हुई जीआईटी के ऊपर इनको एतमाद नहीं है तो उसमें मैं और आप क्या कह सकते हैं? एतमाद वो तो खान साहब ने कह दिया कि हमें जीआईटी ने रिपोर्ट दे दी और सारी चीजें साफ हैं, जो हम कह रहे थे वही बात है। लेकिन कल जो डॉक्यूमेंट मैं वही कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ यही मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि जी 1 से ज़ायद लोग शामिल थे, दूसरी तरफ पहली तरफ जो आ गई जीआईटी, जो उन्हीं की गवर्नमेंट के अंडर जो अफसरान काम कर रहे हैं, उनका ही लेटर आता है और उनके ऊपर उनके बाकायदा तौर के ऊपर सिग्नेचर मौजूद है कि जी एक ही बंदा था। मतलब 1 से ज़ायद लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या शमूलियत नहीं थी। उसको हम अब किस तरह से देखेंगे? इसमें हम किसको झूठा करार देंगे? हम ये कहेंगे कि खान साहब झूठे हैं या हम ये कहेंगे कि वो 4 लोग झूठे हैं? ये तो कौम को समझने की चीज़ है कि खान साहब की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि खान साहब इल्ज़ाम तो इस तरह लगाते हैं जैसे सवाब का काम हो, लेकिन बात यह कि खान साहब को एक चीज़ें साबित करनी मुश्किल है। बहुत बड़े लीडर हैं वो, और हमेशा से वो इस मामले में दोनों ही सच्चे हैं। एक ये है कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने कहा जो बंदा एक पकड़ा गया तो लिहाजा वो एक ही है उसका, लेकिन खान साहब जो अपना सियासी एक मौक़िफ़ रखते हैं उनका ये ख्याल है कि इसके अंदर शामिल और लोग भी हैं, तो लिहाजा हो सकते हैं शामिल और लोग भी हैं। और इसके बाद आबिद भाई वो ये खान साहब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई शख्स नहीं गया। उन्होंने एफआईआर, और दूसरा जो मुलजिम नवीद है ना जिसने फायरिंग की खान साहब के ऊपर, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया गया। खान साहब ने कहा कि जितनी उसने बातें की वो सारी झूठ पर मबनी थी, पॉलीग्राफिक टेस्ट से ये चीज़ साबित हुई। हमारे राना सनाउल्लाह साहब तो आपको पता है वज़ीर दाखिला हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी जो कि मंजूर भी हो गई। अब ये बताएं कि अगर खान साहब की हुई बातें या खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है तो फिर मामला किधर जाएगा? ये मामला वो टेस्ट होना बड़ा मुश्किल है लेकिन हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई और वो मंजूर हो गई। जी हाँ, लेकिन ये है कि
चूँकि इस तरह के वाक़यात जो है वो किसी भी लीडरशिप पर अगर हों तो बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि माजी के अंदर हम देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में हम एक लॉस कर बैठे हैं, फिर लियाकत अली ख़ान की सूरत में, और कहीं ना कहीं हम अगर इस तरह की लीडरशिप इस तरह अगर चली जाएगी तो आपका मुल्क जो आगे बढ़ने की बजाय जो है ना आपको एक रिवर्स गियर की सर जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक हालात पैदा होते हैं। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन करने वालों का काम इन्वेस्टिगेशन है, सियासी बयानबाजी करने वालों का काम सियासी बयानबाजी है। तो कहते हैं एंटी करप्शन का मर्जी का एक बंदा ऑफिसर लगा दिया, उसको कह दिया कि आप अपनी मर्जी की तहकीकात करें, तफ्तीश करें। आबिद वाली साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में आए। जावेद इकबाल भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। आसिम रियाज आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। हमने कोशिश की कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल है, मुल्क की सूरत-ए-हाल तो आपको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से वो गर्मा गर्म सूरत-ए-हाल चल रही है। पंजाब के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, विफाक के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो भी आपके सामने है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो जुड़वां शहर है इस हवाले से ज़रूर बात करें, और इसके अंदर जो कल होने वाले वाक़यात थे, जो कल होने वाली कार्रवाइयाँ थी वो भी हमने आपके सामने रखी, और जो पुलिस की कारकर्दगी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी है वो भी आपके सामने रखी। और हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह की चीज़ें हाईलाइट करते रहें ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। जो जिम्मेदार अफसरान कहते हैं ना कि ख्वाब खरगोश में हैं, जो सोए रहते हैं, उनको जगाना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। अपने मेज़बान कैसर खान थनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।